अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खूबसूरत एक्ट्रेस मोमना इकबाल के बारे में। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि सोशल मीडिया पर मोमना इकबाल के बारे में ये खबरें चल रही थी कि ये लड़की नहीं बल्कि ख्वाजा सराय ट्रांसजेंडर हैं। और इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की, हर जगह पर इस पोस्ट को शेयर किया गया। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या हो गया दुनिया में। इस बात को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन हकीकत आप सभी जानते हैं कि मोमना इकबाल एक लड़की है, ट्रांसजेंडर नहीं है। और अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे बारे में ये बकवास की थी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ था और बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझसे रब्ता किया था कि आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं, आप अपना ओपिनियन दें। लेकिन मैंने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। जाहिर है कि एक लड़की है जो कि बहुत खूबसूरत है, कामयाब एक्ट्रेस है, हर जगह उसको काम मिल रहा है, लोग उसके बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन उसके बावजूद किसी ने उसके बारे में ये बकवास कर दी तो लोगों ने यकीन भी कर लिया। लोगों ने धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर दिया कि मोमना इकबाल ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सराय। भाई, ये खबरें इतनी ज़्यादा फैली। वो कहती हैं कि मुझे इतना बुरा लगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया, मुझे तकलीफ होने लगी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को इंटरव्यू दूंगी तो कौन यकीन करेगा, बल्कि लोग इस पर और ज़्यादा, वो कहते नहीं है कि जलती पर तेल डालने वाली बात है। तो वो कहती हैं कि मुझे यूँ लगा कि बस लोग जलती पर और तेल डालेंगे, लोग यकीन नहीं करेंगे, और मैं किसी को यकीन क्यों दिलवाऊँ। मैं ये बात मैंने एक बहुत सीनियर एक सहाफ़ी हैं, वो पहले किसी प्रोग्राम में भी आया करती थी, टीवी का कोई प्रोग्राम भी किया करती थी। फिर मैंने उनका यूट्यूब पर देखा तो उन्होंने बहुत संजीदा होकर 4-5 मिनट खींचे और कहा कि मोमना इकबाल ट्रांसजेंडर निकली, ख्वाजा सरा निकली, और ये करते 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 एंड पे जाके उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। भाई, अजीब सी बात थी कि आप बात ऐसे शुरू करती, कम से कम पता तो लोगों को चलता कि यार ये जो आप लोग कर रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, ये एक बहुत गलत काम है यार। बहरहाल, अगर आप लोगों ने भी वो खबर देखी थी और आप लोगों ने भी उसको शेयर किया था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये बात लगी कि मोमना इकबाल एक लड़की नहीं बल्कि ख्वाजा सराय ट्रांसजेंडर हैं। और आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं, यूट्यूबर्स हों या फिर इन्फ्लुएंसर्स हों या इंस्टाग्रामर हो, कोई भी हो, ये हरकतें तो बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी भी कर देते हैं और बहुत सारे बड़े सियासतदान भी कर देते हैं। अगर किसी की बात ना मानी जाए तो वो कहते हैं कि इसको किसी न किसी तरह से बदनाम करो। तो बहरहाल, ये बहुत सारे लोग, ताकतवर लोग होते हैं जो एक्टर और एक्ट्रेस को बदनाम करने का गुर जानते हैं। वो कहते हैं कि हम इनको कामयाब कर सकते हैं तो बदनाम भी कर सकते हैं। तो बहरहाल, आप लोग इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं डॉक्टर उमर आदिल के बारे में। इनकी लड़ाई है रेशम के साथ, फिल्म स्टार रेशम के साथ। और लड़ाई की वजह वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन लड़ाई इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाती है कि ये दोनों एक दूसरे की ओए होए ला के रख देने भाई। अभी रिसेंटली डॉक्टर उमर आदिल का एक क्लिप मेरे सामने आया, रात को ही मैंने सोशल मीडिया पर देखा, और उन्होंने रेशम को कहा कि बुढ़ी ए और तन जिना तू तोड़ छुड़ ला के दोबारा मेकअप करके दुनिया के सामने पेश किया जाए, ऐदा ना कदी विआह होना है, ऐदी ना कदी औलाद होनी है। और आगे से उन्होंने एक और एक्शन भी मारा, ये वाला ना, ओ बीबी तू रो अपने मुकदरा नु, ना तेरा कोई अग्गा ना पिछा, ना तेन कदी खसम जुड़ना है, ना कदी तेरी औलाद होनी है। पिट पिट के उसे देखचे दे अंदर छलांग मार ले जिदे तू सो कॉल पानी उबालती रहनी है कि मैं न्याज पका रही हूँ। और न्याज अपनी यखनी बना के पेश कर। तेरा ए हरामी पिंजर जेड़ा है किसी दे कम ते आवे, होर ते किसी दे कम नहीं आना। मतलब रेशम को उन्होंने कहा न्याजा वंड दिए और पानी पानी यखनी करके लोगों को खिलांदी है। तो पता नहीं उन्होंने इतना नाम नहीं लिया रेशम का, क्यों नहीं लिया, केस हो जाता है। अब वो इनको इतना ज़्यादा इंसल्ट कर रहे थे, इतनी ज़्यादा इनकी बुराई कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये जो पॉडकास्टां च बैक है तो दूजियां ते मिट्टी कीचड़ उछाल दिए, और ये वो ना बहुत ज़्यादा उन्होंने, मतलब मैं वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। डॉक्टर उमर आदिल ने जो बातें की हैं उनको मैं दोहरा नहीं सकता, लेकिन वो इंतहाई बदतमीज़ी वाली बातें थी, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर है क्या, शुरू कहाँ से हुई? आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब रेशम ने एक पॉडकास्ट में कहा था, वो खलील साहब के साथ भी उनकी लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि खलील साहब कहते हैं कि मैंने उसको काम दिया, मैंने फलां को काम दिया। रेशम जो है उनके वैसे भी खिलाफ थी, और रेशम ने जब ये
औरत मार्च वाला सिलसिला हुआ था जब खलील रहमान कमर की लड़ाई हुई थी मारवी सरमत के साथ, तो उस वक्त रेशम भी जो है वो खलील रहमान कमर के खिलाफ बोली थी। उस वक्त जब ये जो पॉडकास्ट इनका हुआ था, अहमद अली भट्ट ने किया था मेरा ख्याल है, तो अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि एक नु ते मार पै गई है। मतलब खलील साहब के बारे में उन्होंने कहा कि एक अपने दुश्मनों के बारे में वो पूछ रहे थे ना कि आपके अपने दुश्मनों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। एक नु ते मार पै गई है ते अजी एक खुसरी बाकी है। अब खुसरी उन्होंने डॉक्टर उमर आदिल को कहा था, क्योंकि उमर आदिल का जो अंदाज है, जो बात करने का तरीका है, वो उसको पॉइंट आउट करते हुए उन चीज़ों को लेकर तो उन्होंने कहा कि खुसरी बाकी है, उन्होंने लितर पैने बाकी है। आप जब भी मौका मिलता है तो डॉक्टर उमर आदिल जो है वो रेशम को हर जगह पर रगड़ते हैं, नाम नहीं लेते। नाम इसलिए नहीं लेते कि जाहिर है कि उनको लगता है कि कहीं मेरे पर केस ही ना हो जाए, लेकिन रेशम ने जो है ना उनको खुसरी कह के मुखातिब किया था। तो ये सारी लड़ाई चल रही है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर उमर आदिल का ये क्लिप देखा तो मुझे यूँ लगा कि ये क्लिप थोड़ा बहुत आपके सामने ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपको नज़र आए कि किसकी गलती है। आप दोनों ने बताना है। किसी दौर में ना ये दोनों बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त भी थे, इन दोनों के दरमियान बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन कोई गड़बड़ हुई होगी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत बारीकी से चीज़ें जानते हैं कि किसका किसके साथ क्या ताल्लुक था, कौन किस काम में ज़्यादा मुलव्विस था। ये एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और इसी वजह से ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट भी करते रहते हैं। और आप सब ये बात तो जानते हैं कि चाहे शोबिज़ इंडस्ट्री हो, नॉर्मल लाइफ हो, सियासतदान हो या जिस तरह की भी ज़िंदगी हो, वहाँ पर जो दोस्त करीबी होते हैं वो एक दूसरे की बहुत सारी बातें जानते हैं। लेकिन गिरी हुई जहनीत की बात यह है कि जब लड़ाई होती है तो फिर आप उसकी सारी पोल खोल के रख देते हैं। लड़ाई में आप एक चीज़ भी नहीं सोचते कि यार इसके साथ कोई अच्छा वक्त गुजरा था। जब लड़ाई होती है तो आप उस पर तोहमत भी लगा देते हैं, आप उसको दुनिया का बदतरीन इंसान भी बना देते हैं, आप उसको चोर डाकू भी बना देते हैं, आप उसको हर सब कुछ साबित कर देते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि यार इसके साथ शायद कोई अच्छा वक्त गुजरा हो, ज़िंदगी में इसने मेरे साथ कुछ अच्छा किया हो, कभी सोचा भी नहीं, बस उसको हर तरफ आप बदनाम कर देते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने पूरे पाकिस्तान को गमज़दा भी किया हुआ है, अफसरदा भी किया हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि एक ऐसी मौत हुई है, एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग बहुत अफसरदा हैं, परेशान हैं और लोगों को लगता है कि यार पता नहीं ऐसा क्या हुआ था। और बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी है। किन पर? शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों पर। आप सभी को पता है कि हुमैरा अली असगर एक एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, जिनकी डेथ हुई अपने फ्लैट पर और कई दिनों तक उनकी जो लाश है वो उनके फ्लैट पर पड़ी रही। लेकिन जब उनके वालिदैन से रब्ता किया गया, उनको कहा गया कि आपकी बच्ची की जो लाश है वो हम आपके हवाले करना चाहते हैं, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब जब वालिदैन ने मैयत लेने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सोनिया हुसैन, उन्होंने कहा कि अगर उनके वालिदैन ये नहीं लेना चाहते, उनकी मैयत नहीं लेना चाहते, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मौका दिया जाए, मुझे ये हक दिया जाए, तो मैं उनकी आखिरी रसूमात पूरी करना चाहती हूँ, मैं ये फरीज़ा अदा करना चाहती हूँ। और उसके बाद यासिर हुसैन जो है उन्होंने कहा कि सोनिया हुसैन के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये हक मुझे दिया जाए, क्योंकि जिस शोबिज़ इंडस्ट्री की खातिर उनके वालिदैन ने उनसे लाताल्लुकी कर दी थी, मतलब उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहा, और उन लोगों ने इसी शोबिज़ इंडस्ट्री की वजह से उन्हें अपने घर से, अपने रिश्तों से, हर चीज़ से बिल्कुल लाताल्लुक कर दिया, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। तो आज ये शोबिज़ इंडस्ट्री उनकी वर्सा बनना चाहती है, उनको बाइज़्ज़त तौर पर दफनाना चाहती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन एक और हमारी जो है समा टीवी पर मॉर्निंग शो करती हैं, उनका नाम है मदिया नकवी, होस्ट हैं, वो बहुत गुस्से में आई। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी थी, मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, मुझे मौका दिया जाए, मुझे जो है दफनाने का मौका दिया जाए, मुझे रसूमात पूरी करने का मौका दिया जाए। लेकिन जब वो किराया नहीं दे सकती थी, मुश्किल हालात में कमरे में बंद पड़ी रही और खुदकुशी कर ली या मर गई या जो उनकी लाश के साथ हुआ, उस वक्त आप लोग कहाँ थे, किधर दफा थे? आप लोगों को नहीं पता था? जो लोग कह रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो तुम्हें नहीं पता इतने दिनों से उसका मोबाइल बंद पड़ा हुआ है,
तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी दोस्त को इतने अरसे से ना उसके मैसेज का तुमने इंतज़ार किया कि यार मैसेज नहीं आया, ना उसकी कोई कॉल, ना उसके साथ घूमने फिरने वाले लोगों को उसके बारे में पता। भाई सबको ये तो पता था कि हुमैरा अली असगर रहती कहाँ पे है, क्योंकि कराची में ज़ाहिर है गेट टुगेदर होती होंगी, कोई उनके घर आता होगा, वो किसी के घर जाती होंगी। तो इतने बेहिस लोग हैं ये शोबिज़ इंडस्ट्री के कि भाई इनको कई महीनों तक यही नहीं पता था कि उनकी वो दोस्त है कहाँ पर। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं कल ये बात कह रहा था कि यार देखें, जब आप लोगों को इतना ही एहसास नहीं है कि आपकी दोस्त इतने अरसे से गायब कहाँ है, उसका मोबाइल बंद क्यों है, तो आप जाकर भी नहीं पता कर सकते, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। आपको लगता है कि आप बड़े स्टार हैं, आपको अगर किसी ने कॉल की थी, आपका मतलब पूरा हो गया, उसका मतलब पूरा हो गया, खत्म। शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से आपने ये पहला वाकया नहीं देखा, इससे पहले भी कई बड़े बड़े स्टार्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मदद इमदाद मांगते हुए दिखाई दिए गए। उनकी आखिरी जो ज़िंदगी का आखिरी लम्हा, आखिरी वक्त था, वो बहुत तकलीफ दे गुजरा। मेहदी हसन साहब को देखें, इंडिया ने उनको मांग लिया था कि इंडिया वाले कहते थे कि वो हमें दे दें, हम उनका इलाज करवाते हैं, मेहदी हसन साहब हमें हमारे हवाले कर दें। उसके बाद आप शौकत अली खान को देखें, शौकत अली नाम तो सॉरी, वो बड़े अच्छे सिंगर थे, उनके आखिरी जो लम्हात थे, जो दिन थे, वो बहुत बुरे गुजरे। और उसके बाद और बहुत सारे बेशुमार ऐसे एक्टर हैं, और वो जिन्होंने गाया था हो कदी आ मिल सावल यार वे, उनका देखें उनके गुर्दे ख़त्म हो गए, किसी ने उनकी मदद नहीं की। वैसे नॉर्मली थोड़ी बहुत जो भी मदद करता रहा कर। और इसी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक ऐसा शख्स भी है जो बहुत सारे लोगों की मदद भी करता है, बहुत सारे एक्टर्स की मदद भी करता है। उनको मैं हमेशा बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट से सलाम पेश करता हूँ। उनका नाम है सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि वो पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जहाँ भी देखते हैं कि कोई एक्टर है मुश्किल में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, तो वो जाकर उसकी मदद करते हैं। और बताते भी नहीं है, कोई बहुत अनाउंस भी नहीं करते। इफ्तार ठाकुर साहब के बारे में सुना था मैंने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो करते नहीं हैं, बस दिखावा ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमदाद करते हैं। सुहेल अहमद साहब करते हैं, ठीक है। बुशरा अंसारी जी के बारे में पता है कि वो भी करती हैं, इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे बल्कि ज़्यादातर जो है वो नहीं करते। अगर वो करते होते तो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी शख्सियात, सेलिब्रिटीज़ इस तरह से ना मरती। गवर्नमेंट अस्पतालों में दफनाने के लिए पैसे नहीं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं। और एक वक्त हुआ करता था कि मेहदी हसन साहब को सामने बिठाकर बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनसे गाना सुना करते थे पूरी पूरी रात। खान जी क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लेकिन जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो वो अपीलें करते फिरते रहे कि मेरे हालात ख़राब हैं, कोई मेरी मदद कर दे। और इसके साथ अलीज़े शाह जो है वो भी बहुत गुस्से में पोस्ट लगाती हैं और कहती हैं कि बंद करो ये ड्रामा, ये जो लोग कर रहे हैं ना, अब उनका नाम इस्तेमाल करके लाइक्स लेना चाह रहे हैं, व्यूज़ लेना चाह रहे हैं, उनके नाम पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई कुछ लोग वाकई खेलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग रियलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उनको भी बड़ा गुस्सा आया हुआ, क्योंकि वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा तंग है, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर अपने ऊपर तनकीद को भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना पोस्ट मेरी नज़र के सामने से गुजरी, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं, ताकि उस पर असल ओपिनियन आप लोगों ने देना है। नाम है इनका जी नौशीन शाह। नौशीन शाह कहती हैं कि मैंने कभी भी किसी वालिद या अहले खाना को अपने शराबी, जानी, कातिल, रेपिस्ट, जालिम और रिश्वतखोर बेटे की लाश लेने से इनकार करते हुए नहीं सुना। इस तरह के किसी भी बेटे को मैंने नहीं देखा कि अगर वो मर गया हो कि उसके वालिदैन ने कहा हो कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई लड़की, उनका कहने का मतलब ये है कि जब कोई लड़की जो है उसकी डेथ होती है तो उसके वालिदैन जो है वो इनकार करते हैं। और आपको पता है आज से कुछ दिन पहले जो है नौशीन शाह आई थी और उन्होंने कहा था कि जब कोई लड़की शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने लगती है तो सबसे पहले उनके अपने रिश्तेदार, बहन भाई सभी उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। अब ताल्लुक़ ख़त्म क्यों करते हैं, ज़रा इस पर गौर करें। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को जीने का हक़ है, वो भी अपनी मर्ज़ी से जी सकती हैं, ये वो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि उनको हक़ है, वो अपनी मर्ज़ी से जिएँ, लेकिन कोई बाप भाई ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि अगर उनकी बेटी, उनकी बहन जो है वो मतलब ना होने के बराबर कपड़े पहने या ड्रामों में, फिल्मों में कुछ सीन्स कर रही हों ये ऐसा, तो हर बाप भाई तो बर्दाश्त नहीं करता। और ज़्यादातर जितनी हमारी एक्ट्रेसेस हैं,
अगर वो एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं तो उनके वालिदैन उनसे रब्ता ख़त्म कर देते हैं। अब ज़ारा शेख हमारी फिल्म स्टार हैं, बड़ी कामयाब फिल्मों में उन्होंने काम किया। वो कहती हैं कि मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी मुझसे बात नहीं की, आखिरी दम तक मुझसे बात नहीं की। जब मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मैं ये पूछता हूँ, ज़ारा शेख की या किसी की भी कोई फिल्म उठा कर देखें और उसमें सीन्स देखें तो बाप कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं कहता हूँ जो लड़कियाँ कहती हैं कि भाई उसको हक है जीने का, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपकी अगर कोई बेटी है तो बेटी इस तरह के काम करने लग जाए माँ की इजाज़त के बगैर, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ सीन, तो वो माँ जो खुद बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड अपने आप को कहती है, क्या वो ये बर्दाश्त करेगी? वो अपनी उस बेटी को थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि जब उसकी अपनी औलाद होगी तो उसको पता चलेगा कि इसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, भाई इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये किन कामों में लग गया है। लेकिन कुछ हैं ऐसी जो अपनी औलाद को खुद सीन्स करवाती हैं, बताती हैं। बहरहाल अब ये एक बहुत मामला जो है ना समझ से बाहर हो गया है। इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? मैं तो फ़िलहाल तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी आगे की मंजिलें आसान हो। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी दानिश तैमूर और फ़िरोज़ ख़ान के बारे में। तो आपको पता है कि इस वक्त ये बात बहुत हैरान कुन है, ड्रामा सीरियल मस्त मलंग की कामयाबी के बाद दानिश तैमूर के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स जो हैं वो फ़िरोज़ ख़ान से ज़्यादा हो गए। उनके फॉलोअर्स हो गए 8.7 मिलियन, मतलब उन्होंने फ़िरोज़ ख़ान को क्रॉस कर लिया, कंपीट कर लिया। और उन्होंने फॉलो किया हुआ सिर्फ 48 लोग जितने भी हैं उनको। अब लोगों को लग रहा है कि फ़िरोज़ ख़ान का जो वक्त है वो ज़वाल पसीर हुआ, मतलब हर इंसान का कहते हैं ना उरूज आता है फिर ज़वाल आता है, इसी तरह। लेकिन यार ये सिर्फ फॉलोअर्स थोड़े से कम ज़्यादा होने से तो उरूज ज़वाल का मुझे कुछ समझ नहीं आती। मतलब आपने ये जो क्राइटेरिया सोच लिया है कि अगर इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़िरोज़ ख़ान जो है वो ज़वाल पजीर हो रहे हैं। यार अगर उनका ड्रामा ज़्यादा हिट ना हो सका, मतलब उनका जो ड्रामा चल रहा है कि ना भूल गया मैं ड्रामे दा यार, चलो कोई गल नहीं यार, जो ड्रामा फ़िरोज़ ख़ान का चल रहा है उस ड्रामे की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना हो सकी, अगर उनको इतनी ज़्यादा कामयाबी ड्रामा सीरियल मस्त मलंग की तरह या शेर की तरह वो ज़्यादा व्यूज़ नहीं हासिल कर सका और वो ड्रामा जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहा, राइटर पर तनकीद होती रही, उसके साथ साथ जो है डायरेक्टर पर तनकीद होती रही। उसके बाद ये भी बात थी कि यार इतनी बड़ी जो कास्ट है वो कैसे थकी हुई स्टोरी पर काम कर सकते हैं। आखिर स्टोरी में कुछ तो था ना, स्टोरी में कुछ तो था, लेकिन हो सकता है गलती जो है वो डायरेक्टर की हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से फ़िरोज़ ख़ान का वो ड्रामा उस कदर हिट ना हो सका और उसकी वजह से उनके फॉलोअर्स थोड़े पीछे आ गए और दानिश तैमूर के आगे निकल गए। लेकिन हो सकता है दानिश तैमूर का अगला ड्रामा इतना हिट, यार मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगला उनका कोई ड्रामा इतना हिट ना हो लेकिन फ़िरोज़ ख़ान का हिट हो जाए और फ़िरोज़ ख़ान 9 मिलियन पे चले जाए। तो फिर बात वही आ जाती है कि हम ये समझते हैं कि ये जो फॉलोअर्स है ना ये हमारी कामयाबी है, ये जो सब्सक्राइबर्स है ना ये हमारी कामयाबी है, ये असल लोग हैं। असल लोग ये नहीं है यार, असल लोग वो हैं, असल रिश्ते वो हैं जो साथ रहते हैं। लेकिन साथ रहने वाले भी अगर कदर ना करें ना तो फिर ऐसा ही होता है कि कहीं किसी बंद कमरे में आपकी लाश कई महीनों बाद मिलती है और जाने वाला बहुत सारे लोगों को सज़ा दे जाता है, जाने वाला बहुत सारे लोगों को कह जाता है तुमने बहुत सताया यार, तुमने बहुत तंग किया, मेरे पास कोई और हल नहीं था कि तुम्हें इससे बड़ी सज़ा दूं कि तुम्हारे से हमेशा हमेशा दूर चला जाऊं और फिर तुम्हारी दुनिया में कभी वापस ना हो। क्योंकि मरने के बाद इंसान जिस दुनिया में चला जाता है वहाँ से वापस नहीं आ सकता, भले आप जितनी मर्जी कोशिश करें। उम्मीद है मेरी ये बातें और सब चीज़ें आपको समझ आई हों, क्योंकि मैं इसको रिलेट कर रहा था हुमैरा अली असगर के साथ
और जब आप ज़ाहिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं तो फिर आप बहुत सारे लोगों को कोई पैगाम भी दे जाते हैं और सज़ा भी दे जाते हैं। उम्मीद है कि मेरी बातें और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।